Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all students will be fine. Okay, so in today's lecture, we are going to start our chapter number 4. Chapter number 4 of finance is basically related to the valuation of long-term securities. As the chapter name depicts, the valuation of long-term securities. इस चैप्टर के अंदर हम लोग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन को सीखेंगे, that how we evaluate the long-term securities. So first of all, let's have a little discussion about what are long-term securities. Long-term securities किसी भी बिजनेस के अंदर जिन सिक्योरिटीज की मेच्योरिटी लाइफ ना जिनका ड्यूरेशन जो होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, उसको हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कहते हैं. यूजुअली कंपनी जो अपनी लॉन्ग टर्म उसको क्यों चाहिए होती हैं चीज़ें, फाइनेंसिंग क्यों चाहिए होती है लॉन्ग टर्म में, टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म एसेट्स, अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए. तो नॉर्मली कंपनीज जब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के अंदर वो करती हैं फाइनेंसिंग, तो दो तरह की फाइनेंसिंग होती है, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है. एज यू ऑलरेडी नो, इंटरनल फाइनेंसिंग हमेशा कंपनी की इक्विटी में होगी और लॉन्ग टर्म जो फाइनेंसिंग होती है वो हमेशा जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होती है वो हमेशा आपके डेट की फॉर्म में होती है. सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 तरह की जो होती हैं वो सिक्योरिटीज मौजूद होती हैं. नंबर 1 इज अबाउट द बॉन्ड्स. बॉन्ड्स इज अ फॉर्म ऑफ डेट. ठीक है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की एक फॉर्म जो कि हमारी कॉर्पोरेशन या हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज यूज करती हैं, दैट आर बॉन्ड्स. बॉन्ड्स हम क्या करते हैं, जनरल पब्लिक को इशू कर देते हैं, बॉन्ड को वो परचेज कर लेते हैं. बॉन्ड के ऊपर उसकी फेस वैल्यू भी राइट होती है, उसकी मेच्योरिटी डेट भी राइट होती है. मेच्योरिटी डेट का मतलब है कितने टाइम पीरियड के बाद आपका वो डेट मेच्योर हो जाएगा, आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए आप कंपनी को वो लोन प्रोवाइड करें. और उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट भी गिवन होता है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस मिलनी ही होती है, उसके साथ साथ आपको आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी वापस मिलनी होती है. तो यहाँ पर सबसे पहले बॉन्ड्स आ जाते हैं. बॉन्ड्स की हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं. परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, नॉन जीरो कूपन बॉन्ड विद फिनिट मेच्योरिटी और जीरो कूपन बॉन्ड विद फिनिट मेच्योरिटी. अगर हम परपेचुअल बॉन्ड्स की बात करें तो परपेचुटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, which means it will never expire, it will never mature. ये बॉन्ड्स कभी भी मेच्योर नहीं होते, दे विल गो विद द लाइफ ऑफ द कंपनी. जितनी कंपनी की लाइफ होती है उतनी देर तक ये बॉन्ड्स चलते रहते हैं. आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं वो तो मिलती रहती हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कभी भी पे बैक नहीं होती. कहा जाता है कि दिस इज ऑब्सोलीट फॉर्म ऑफ डेट टेकिंग. कर्जा लेने का ना ये वाली जो फॉर्म है दैट हैज बिकम ऑब्सोलीट, ये अब एग्जिस्ट नहीं करती, ये पुरानी हो गई है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है नॉन जीरो कूपन बॉन्ड विद फिनिट मेच्योरिटी. फिनिट का वर्ड बता रहा है कि ये इसकी जो है ना वो महदूद वो है. ठीक है, मेच्योरिटी हो जाएगी, टाइम पीरियड कुड बी 1 ईयर, 2, 3, 5, 20, 40, 50, 100 ईयर्स, कुड बी एनी नंबर ऑफ ईयर्स. फिनिट मेच्योरिटी का मतलब है कि देयर विल बी अ नंबर, कि हाँ जी इतने सालों के बाद ये जो सिक्योरिटी आपके पास मेच्योर हो जाएगी. और जो वर्ड नॉन जीरो शो कर रहा है, नॉन जीरो कूपन बॉन्ड, कूपन बेसिकली द इंटरेस्ट रेट, द कूपन रेट, उसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा. इसका मतलब है नॉन जीरो का मतलब है कि जो इसका इंटरेस्ट रेट है ना वो एक नॉन जीरो नंबर है. नॉन जीरो का मतलब है कि वो जीरो नहीं है. इसका मतलब है कि इस टाइप के बॉन्ड्स के अंदर आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी मिलेगी और आपको मेच्योरिटी वैल्यू भी मिल जाएगी. The third type is like zero coupon bond with finite maturity. Finite maturity का मतलब वही है कि मेच्योरिटी हो जाएगी. मेच्योरिटी इज द फिनिट, वो 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर्स, 100 ईयर्स, कितने ही सालों के बाद मेच्योर हो जाएगा. लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड शो करे कि जिसके अंदर इंटरेस्ट है ना वो जीरो है. कंपनी आपको ये तो बताएगी कि आज वो आपसे 1000 ले रही है और आज से 10 साल के बाद वो आपको से कहती है कि मैं आपको 10,000 वापस कर दूंगी, या कोई भी अमाउंट. फॉर एग्जांपल वो आपको फ्यूचर वैल्यू तो बताएगी कि मैं आपको इतनी अमाउंट वापस कर दूंगी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको वापस नहीं करेगी. तो हम सिंपली बस उसकी जो फ्यूचर वैल्यू में वो ऑफर कर रहा होगा, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हम अपने उस अमाउंट के साथ उसको कंपेयर करके देखेंगे दैट शुड वी इन्वेस्ट और नॉट, हमें इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना. नेक्स्ट टाइप इज अबाउट प्रेफर्ड स्टॉक. जो प्रेफर्ड स्टॉक है वो इज अ फॉर्म ऑफ इक्विटी, ये इक्विटी की एक फॉर्म है. प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को बेसिकली प्रेफरेंस मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड.
जब भी डिविडेंड पे कर रहे होते हैं ना, तो पहले प्रेफर्ड वालों को डिविडेंड बनता है, उसके बाद कॉमन स्टॉक वालों को जो अमाउंट बच जाती है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। प्रेफर्ड वालों के बारे में एक जो और बात कही जाती है, दैट इज कि इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है, ये कभी भी कंपनी में कोई भी डिसीजन हो रहे होंगे तो ये उसके अंदर वोट्स वोट्स जो होते हैं वो नहीं कैलकुलेट करते, इनका वोट काउंट नहीं होता। तो प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर बेसिकली दो फीचर्स होती हैं, विद नो कॉल और विद कॉलेबल फीचर। नो कॉल का मतलब है कि प्रेफर्ड स्टॉक एक बार आपने इशू कर दिया तो अब उसको दोबारा कभी कॉल नहीं करेंगे, ये थ्रू आउट द कंपनीज लाइफ साथ साथ चलता रहेगा। और कॉलेबल फीचर ये कहता है दैट इट विल बी कॉल आफ्टर सम टाइम। इसके अंदर हम आप यही कह सकते हैं कि जो इसकी मेच्योरिटी है वो भी फिनिट है, ये किसी न किसी टाइम पीरियड के बाद मेच्योर हो जाएगा, हम इसको कॉल बैक कर लेंगे। और इसको कॉल बैक नॉर्मली कंपनीज कॉल बैक कर लिया करती हैं, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर जो डिविडेंड होते हैं ना, एक तो ये कंपनी को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, डिविडेंड स्टॉक वालों को प्रेफर्ड स्टॉक वालों को डिविडेंड की पेमेंट होगी ही होगी। इसके साथ इनका क्यूमुलेटिव फीचर भी होता है कि अगर कभी कंपनी को प्रॉफिट ना हो और कंपनी डिविडेंड पे ना कर सके तो इनका डिविडेंड नेक्स्ट टाइम पीरियड के साथ अटैच हो जाता है, वो प्लस हो जाता है उसके साथ। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसलिए कंपनी को यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेफर्ड स्टॉक के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इसलिए कंपनी प्रेफर करती है कि वो कॉमन स्टॉक में डील करे, प्रेफर्ड स्टॉक में डील ना करे। हाँ, अगर कभी ज़रूरत है तो प्रेफर्ड स्टॉक इशू ज़रूर कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो फिर उसको कॉल बैक कर लेते हैं आफ्टर सम टाइम। कॉल बैक फीचर के अंदर जितनी भी उसकी मेच्योरिटी होगी, उसका जो भी डिविडेंड रेट होगा, वो सब चीज़ें उसको साथ साथ पहले ही बता देते हैं। नंबर 3 पे आपके पास आ जाते हैं कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक कभी मैच्योर नहीं होते, जब तक कंपनी कंटिन्यू रहती है कॉमन स्टॉक कंपनी के साथ साथ चलते रहते हैं। नॉर्मली जो भी हम शेयर्स परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, वो सब कॉमन स्टॉक्स में ही होती है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के बारे में अब आप लोगों को पता चल गया। अब नेक्स्ट हम वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, द बुक वैल्यू और द नेट वैल्यू ऑफ द कंपनी। अच्छा, बुक वैल्यू या नेट वैल्यू ऑफ द कंपनी की बात है तो वो क्या, एसेट्स इज इक्वल टू, आपके पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन मौजूद है, किसी भी कंपनी की नेट वैल्यू या किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू का अगर आपसे पूछा जाता है कि हाँ जी जी इस कंपनी की नेट वैल्यू या बुक वैल्यू बताएं, तो जैसे आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो वहाँ आप क्या क्या करते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास क्या बचेगी, ऑनर इक्विटी। दिस ऑनर इक्विटी इज द नेट वैल्यू ऑफ द कंपनी, इज द नेट एसेट, ये नेट एसेट्स है। एक्चुअली जब भी कंपनी एसेट्स परचेज करती है, दीज एसेट्स आर बैक्ड बाय ईदर ऑनर इक्विटी और लाइबिलिटी। ऑनर बिजनेस में जितने भी पैसे लेकर आता है, हम उसके साथ क्या करते हैं, एसेट्स परचेज कर लेते हैं ताकि बिजनेस को स्टार्ट कर ले। हाँ, अगर ऑनर इक्विटी के पैसे कम हो जाते हैं तो फिर हम क्या कर लेते हैं, हम लाइबिलिटीज जनरेट कर लेते हैं, हम लाइबिलिटीज रेज कर लेते हैं, हम पैसे उधार ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑनर इक्विटी है, दैट आर योर नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब है एसेट्स की वो अमाउंट जिसको फाइनेंस कंपनी कर रही है, ऑनर इक्विटी कर रही है। ठीक है, ओके। अगर इफ वी सी ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे उसने आपसे बताया बुक और द ब्रेकअप वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो शेयर्स की वैल्यू हमें कैसे पता चलती है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, ईएटी का मतलब होता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। अर्निंग्स जो भी कंपनी की अर्निंग्स है, नेट इनकम है कंपनी की, आफ्टर टैक्सेस, टैक्सेस को पे करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग पर। तो जब आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बेसिकली पर वो जो होगी पर शेयर उसकी जो अर्निंग है वो आ जाएगी। तो ब्रेकअप वैल्यू और द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। मेन जो मनी कैलकुलेशन है चैप्टर की, दैट इज अपॉन द इंट्रिंसिक वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी। ये एक ही चीज़ के ऑल्टरनेटिव नेम्स है। प्रेजेंट वैल्यू को हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, एक अमाउंट जो हमें फ्यूचर में मिलनी है, हम उसकी आज की वैल्यू को डिस्काउंट करके देखते हैं कि उसकी आज की वैल्यू कितनी है, फिर हम उसको वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है, या डिस्काउंटेड वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है द वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी और टू हैव, द वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी और टू हैव, एक वो वैल्यू जो कि सिक्योरिटी की होनी चाहिए, इट शुड गो देयर, इट शुड हैव, इट मस्ट हैव दैट वैल्यू, इतनी वैल्यू उस कंपनी उस सिक्योरिटी की होनी ही चाहिए।
अगर वो वैल्यू उसको वहां तक गेन नहीं कर सकता तो फिर हम उसको वहां पर इन्वेस्ट नहीं करते। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, ये भी वही वाली बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल, गिवन कंपनी रिक्वायर्स फाइनेंसिंग ₹10,000, कंपनी को 10,000 की 1,000 की जरूरत है फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के लिए एट 10% पर एनम और 10% पर एनम उसको क्या करेंगी, पे करेंगी। तो द फेस वैल्यू, लीगल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और मेच्योरिटी वैल्यू कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ये 1,000 है जो हमें आज, जिसकी हमें आज जरूरत है। एन हमारे पास कितने, 10 ईयर्स का। आई आपके पास कितने, 10% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड है। ठीक है, इस आई को आप कूपन रेट कहते हो। मैंने भी आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम कूपन रेट भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली क्या, इट मीन्स वी विल गेट ₹100 एवरी ईयर। 10% है ना उसका, जब हम 1,000 का 10% देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। We will get 100 every year and at the end of the 10 years we will receive two things. 10 साल के बाद हमें दो चीज़ें मिलेंगी, इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी और प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये 100 प्लस 100 प्लस 100 जो भी इसकी 10th वैल्यू होगी, 10th तक जाते हैं उसकी 10th, यहाँ पर 10th तक ये 100 प्लस ये 1,000, ये अमाउंट हमें रिसीव होंगी। हमने इन सब का, अब जो ये 1 था, ये 100 है ना, ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मिलेगा, इसको 1 ईयर के लिए डिस्काउंट करेंगे। ये वाला 100 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मिलेगा, इसको 2 ईयर्स के लिए डिस्काउंट करेंगे। ये वाला 100 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मिलेगा, इसको 3 ईयर्स के लिए डिस्काउंट करेंगे। ये जो 10th वाला है इसको 10 ईयर्स के लिए डिस्काउंट करेंगे, और प्लस ये जो 1,000 है इसको आफ्टर 10 ईयर। बेसिकली जो ये वाली अमाउंट है ना आपकी, अगर आप इसको देखो तो ये एनविटी फॉर्म कर देती है। पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें साल के एंड तक हमें 100 मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आपकी एन्युटी बन गई 10 ईयर्स की। और जो ये सिंगल अमाउंट है, इसको हम एक बार, इसको एक ही बार, ये एक ही बार हमें इसको एक बार डिस्काउंट करेंगे। तो बजाय इसके कि आप इसको 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स आप उसको डिस्काउंट करें, इट्स बेटर कि आप इसको एज एन एनविटी, इस 100 को एज एन एनविटी आप 10 ईयर्स के लिए डिस्काउंट कर लो, और ये जो 1,000 है ये सिंगल अमाउंट के तौर पे आपके पास डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स मेच्योरिटी लाइफ, व्हेन द ओरिजिनल और द प्रिंसिपल अमाउंट बिकम्स ड्यू, जब भी आपकी ओरिजिनल और प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू होगी वो हम कहते हैं वो उसकी मेच्योरिटी लाइफ है। दैट कुड बी 1 ईयर, 2 ईयर, मतलब जितने, जैसे अभी हम लास्ट सिक्योरिटी की बात कर रहे थे 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद आपकी सिक्योरिटी मेच्योर हो जाएगी, 10 साल के बाद कंपनी को आपको वो पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ऑन टाइमलाइन उसने उसको शो किया हुआ है, जैसे ये 10 ईयर्स के लिए था, ये यहाँ पे टाइमलाइन जो है वो 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 देन 5, यहाँ पे उसने उसको स्लैशेस करके वो कर दिए, वो टाइम लैग को शो करे बेसिकली, जो टाइम आ रहा है बिटवीन उसके, वो 1 ईयर ही है बेसिकली। 5 है, 6 7 8 9 10, तो हर 1 ईयर के बाद भी इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी, सेकंड के बाद भी, थर्ड के बाद भी, फोर्थ के बाद, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ तक आपको 10th पे जाके क्या मिलेगा, ये आई भी मिल जाएगा, और प्लस वो जो प्रिंसिपल अमाउंट थी 1,000 की वो भी मिल जाएगी। ठीक है, इसको उसने इसीलिए आर से डिनोट कर दिया है। वो हमारा आर हमारा कैश फ्लो होता है ना, जो इक्वल अमाउंट का कैश फ्लो और विद इक्वल इंटरवल, उसको हमने कहा था कि वो हमारी एनविटी को फॉर्म करता है। अब ये देखो, ये R1 है, ये भी, ये R2, R3, R4, यहाँ पे R5 है, R6 है, 7 है, 8 है, 9 और 10, ये बेसिकली आपकी ऑर्डिनरी एनविटी को फॉर्म कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ ये 0 से जब 10 ईयर्स तक जाएंगे, एक तो हमें ये आर पेमेंट्स मिलेंगी, प्लस ये जो 1,000 थी, ये 1,000 उसकी जो मेच्योरिटी वैल्यू थी ये भी वापस मिल जाएगी। तो इसकी टाइमलाइन इस तरह से जो है वो ड्रॉ होगी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क का मतलब होता है द चांस ऑफ लॉस। और वी कैन से दैट द वेरिएशन इन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, आप जो भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं उसके अंदर जो भी वेरिएशन आती है वो आपका रिस्क होता है। हर सिक्योरिटी के साथ कुछ ना कुछ रिस्क अटैच होता है, 100% रिकवरी के चांसेस नहीं होते। तो वो जो द फियर दैट द कंपनी में नॉट ऑनर इट्स कमिटमेंट, वो फियर जो हमें होता है कि कंपनी शायद अपनी कमिटमेंट को ऑनर ना कर सके और मे नॉट पे इंटरेस्ट का ओरिजिनल अमाउंट, और कंपनी अपनी इंटरेस्ट और ओरिजिनल अमाउंट को पे ना कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज योर रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क होता है जो हर हर एक सिक्योरिटी के साथ अटैच होता ही होता है। जब भी हम कभी किसी बिजनेस में भी इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे रिस्क होगा ही होगा कि हाँ जी वो ठीक से चलता है बिजनेस या बंद हो जाता है या क्या होता है उसके साथ सिचुएशन। We have expressed this default risk on a yardstick, variance or the standard deviation.
इस डिफॉल्टर्स को कैलकुलेट करने के है काफी तरीके, यहाँ पे उसने दो का बताया, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द रेट ऑफ रिटर्न एट 8% और द 12%, वो दो रेट्स के बिटवीन बता रहे हैं कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको रेट ऑफ रिटर्न 8% मिले या फिर उसको 12% मिले। तो इट विल गिव अस द प्रेजेंट वैल्यू, हम इन्हीं डिस्काउंट रेट्स के साथ अपनी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देन वी विल कंपेयर इट विद द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, फिर हम उसको मार्केट प्राइस से ना कंपेयर करते हैं, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की होती है ना हम उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं, ताकि हम डिसीजन ले सकें कि हमें वो सिक्योरिटी बाय करनी भी है या नहीं करनी, या अगर ऑलरेडी हमने सिक्योरिटी को बाय किया हुआ है तो हमें उसको मार्केट में सेल कर देना चाहिए या भी होल्ड करना चाहिए, अभी मार्केट में उसको सेल नहीं करना चाहिए। अगर जो डिस्काउंट रेट हमारे पास गिवन है उसके साथ हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और प्रेजेंट वैल्यू आपकी ज़्यादा आ जाती है और मार्केट वैल्यू उसकी कम है, अब देखो प्रेजेंट वैल्यू बता रही है कि उसकी जो वैल्यू है ना सिक्योरिटी की सिर्फ 1000 है और मार्केट में इस टाइम वही सिक्योरिटी हमें 9000 की मिल जाती है। प्रेजेंट वैल्यू बता रही है कि 10000 की सिक्योरिटी, लेकिन मार्केट से हमें वही सिक्योरिटी 9000 की मिल जाती है, तो डेफिनेटली वी शुड बाय दैट सिक्योरिटी, हमें वो सिक्योरिटी बाय कर लेनी चाहिए। और अगर ऑलरेडी हमने वो सिक्योरिटी अपने पास बाय की हुई है, हमारे पास पड़ी हुई है और उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 10,000 और मार्केट में इस टाइम वो सिक्योरिटी जो है वो 9,000 में बिक रही है, तो फिर हमें उस सिक्योरिटी को सेल नहीं करना चाहिए, हमें उस सिक्योरिटी को अपने पास होल्ड करना चाहिए कि यस अभी मार्केट इसकी ओरिजिनल प्राइस को पे नहीं कर रही, तो हम लेस प्राइस के ऊपर या मुझे प्रेजेंट वैल्यू से कम प्राइस पे अपनी सिक्योरिटी को सेल आउट नहीं करते। अपोजिट सिनेरियो में अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो और मार्केट प्राइस ज़्यादा हो, अब देखो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास कम आ रही है और मार्केट प्राइस प्रेजेंट वैल्यू से फॉर एग्जांपल आ रही है 9000, मार्केट से वही सिक्योरिटी आपको 10000 की मिल रही है, इसका मतलब उस सिक्योरिटी की ओरिजिनल प्राइस कितनी है 9000। मार्केट से खरीदने के लिए जाते हैं तो मार्केट वाले कहते हैं जी ये तो हम आपको 10000 की देंगे, देन वी शुड नॉट बाय दैट सिक्योरिटी, हमें वो सिक्योरिटी नहीं खरीदनी। यस बट द सिचुएशन इज दिस कि अगर ऑलरेडी हम लोगों ने सिक्योरिटी को बाय किया हुआ है और उसकी वैल्यू हमारे पास 9000 आती है और मार्केट हमें उसके लिए 10000 पे करने के लिए तैयार है, तो फिर हम उसको मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वही पुराने वाला फार्मूला कैश फ्लो को हम अपने आर से भी डिनोट करते हैं, आप इसको यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू बी राइट कर सकते हो, उसी को डिवाइड करेंगे 1 प्लस आई रेस टू द पावर एन के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और मार्केट प्राइस में कहते हैं इट इज नॉट ओनली अफेक्टेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा फोर्सेस इफेक्ट करती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई की होती हैं। मार्केट हैज आल्सो इट्स ऑन फोर्सेस लाइक गवर्नमेंट टैक्सेस, ये वो, ठीक है, गवर्नमेंट के टैक्सेस भी हो सकते हैं और भी बहुत सारी और फोर्सेस भी हो सकती हैं, सिर्फ डिमांड और सप्लाई ही मार्केट प्राइस को फिक्स नहीं करती है। यहाँ पे बेसिकली जो हमें 4 टाइप्स के डिसीजंस लेने होते हैं या आप उसको 4 ऑब्जेक्टिव्स कह लें, वो क्या है आपके पास, वी शुड बाय द सिक्योरिटी, तो बेसिकली 4 तरह के डिसीजंस होते हैं कि दैट वी शुड बाय दैट सिक्योरिटी और वी शुड नॉट बाय दैट सिक्योरिटी और वी शुड होल्ड इट और वी शुड सेल आउट, ठीक है। यहाँ पर आपने उनको जो है वो डिसीजंस चेक करने होते हैं, ये आपके पास ग्रेड्स गिवन है, जब न्यूमेरिकली हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे हम इन ग्रेड्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेंगे। ओके यहाँ पर बेसिकली अब आपके स्टार्ट हो गए हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे देन आई हैव टोल्ड यू दैट नंबर 1 पे जो हमारे पास कैटेगरी आ रही थी वो हमारे पास क्या थी, परपेचुअल बॉन्ड्स की थी। परपेचुअल बॉन्ड्स में हमने क्या बात की थी कि परपेचुअल बॉन्ड्स कभी भी मैच्योर नहीं होते, दे विल गो विद द लाइफ ऑफ द कंपनी, जितनी कंपनी की लाइफ होती है वो उसके साथ साथ चलते रहते हैं। कंपनी थ्रू आउट लाइफ उनको जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती है वो करती रहती है, लेकिन कंपनी उनको मेच्योरिटी वैल्यू पे बैक नहीं करती। ऐसी सिचुएशन में कंपनी जस्ट आपको क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी और हम सिर्फ उसी इंटरेस्ट पेमेंट को डिस्काउंट कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के डी। के डी बेसिकली डिस्काउंट रेट है, जैसे आप पहले 1 प्लस आई रेस टू द पावर एन करते थे ना,
अब हम कहते थे, यहाँ पे हम कहते थे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। अब यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू बेसिकली क्या है, आई। फ्यूचर में हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट मिल रही है। उसको डिवाइड किसी के करेंगे, वन प्लस के डी। के डी वन, ये के डी इज द रिप्लेसमेंट ऑफ आई, इंटरेस्ट रेट को रिप्लेस है हमने के डी से किया, इसको डी डिस्काउंट रेट को डिपिक्ट करता है, ठीक है। के डी रेज टू द पावर एन। अब देखो यहाँ पे एन, एन बेसिकली तो है ही नहीं, एन रेज टू इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी में चला जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, आई को डिवाइड करेंगे सिंपल के डी के साथ। आई को हम सिंपल के डी के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू को, प्रेजेंट वैल्यू को, डिस्काउंटेड वैल्यू को हम डी से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली ये वही पुराने वाली है, पहले हम प्रेजेंट वैल्यू को पीवी से शो करते थे। यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू को हम आर से, यहाँ पर एफ डब्ल्यू से, एफ बी से शो करते थे। अब फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम यहाँ पे आई करेंगे, आई को डिवाइड करेंगे वन प्लस के डी रेज टू द पावर एन, एंड एन जो है वो इन्फिनिटी है। दैट्स वाई हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वन ओवर आई, सॉरी आई ओवर के डी। एग्जाम्पल में बताया मेच्योरिटी वैल्यू 1000 है, आई आपके पास 10% है, एन आपके पास इन्फिनिटी है। अब इंटरेस्ट, अच्छा देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, डेफिनेटली ये जो मेच्योरिटी वैल्यू है ना 1000, इसका इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना है 10%। तो 1000 का 10% कैलकुलेट करेंगे 100 आएगा। तो इस 100 को जो भी इसका डिस्काउंट रेट होगा ना, रिक्वायर्ड डिस्काउंट रेट होगा, उससे डिवाइड कर लेंगे, दैट की बेस्ड अपॉन डी। ये जो डी है, डी इज फ्रॉम दैट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट से आ गया, ठीक है। तो इसके साथ हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड हमारे पास टाइप की नॉन जीरो कूपन बॉन्ड विद फिनिट मैच्योरिटी। इसमें मैंने आपसे कहा था कि फिनिट मैच्योरिटी का मतलब है कि आपको मैच्योरिटी वैल्यू भी मिलेगी, और नॉन जीरो का मतलब है कि जो आपका कूपन रेट है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब है कि वो जीरो नहीं है, इसका मतलब है इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो दो तरह की चीजों के ऊपर देखो, यहाँ पे भी आपके पास कैसे आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट भी आएगी। इंटरेस्ट पेमेंट को मैंने आपसे क्या कहता है, एनविटी से, उसको एनविटी से टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये टेबल 4 से इसकी वैल्यू आएगी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी। या हम इसके लिए सेकेंड फॉर्मूला जो यूज कर रहे थे पहले से, वन माइनस वन ओवर वन प्लस, अब आई नहीं रखेंगे यहाँ पे के डी रखेंगे, ठीक है, के डी रेज टू द पावर एन, उसके वाले फॉर्मूला के साथ हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका एनविटी फैक्टर से आएगा। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रही है मेच्योरिटी वैल्यू आ रही है जस्ट। तो मेच्योरिटी वैल्यू को सिंगल अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल से देखेंगे, टेबल 2 से। ये वाली वैल्यू टेबल 4 से, ये वाली वैल्यू टेबल 2 से। आप मेच्योरिटी वैल्यू को डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी रेज टू द पावर एन करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे उसने टाइम स्लॉट के ऊपर वही शो किया है, 0 ईयर्स में 1 ईयर के बाद $100, 2 ईयर के बाद $100, 3 के बाद 100, 4 के बाद 100 और 5 के बाद 100, प्लस जो 1000 आपकी सिंगल अमाउंट थी वो भी मेच्योर होकर आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। इसे यहाँ पे उसने वही 100 कर दिया है, और टेबल 4 से इसकी वैल्यू चेक कर दी है, 1000 के बाद टेबल 2 से भी उसकी वैल्यू 621। तो इसका मतलब है कि उस सिक्योरिटी की जो आज हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1000.1, इतनी वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पर वन आई के साथ भी 1 प्लस के टी रेज टू द पावर आई के साथ मेच्योरिटी वैल्यू के अंदर भी उसको कैलकुलेट करेंगे हम, 1 प्लस के डी रेज टू द पावर एन, कोई भी फार्मूला यूज हो सकता है। इंडिविजुअली भी इसको 1 ईयर के लिए डिस्काउंट कर लें, इसको 2 ईयर्स के लिए कर लें, इसको 3 के लिए कर लें, देन 4, देन 5, ठीक है। और 5 के साथ ही हम उसको भी 5 ईयर्स के लिए डिस्काउंट कर लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को, ये भी पॉसिबिलिटी है। थर्ड टाइप पे हमारे पास क्या था, जीरो कूपन बॉन्ड विद फिनिट मैच्योरिटी। जीरो कूपन बॉन्ड विद फिनिट मैच्योरिटी में मैंने आपसे कहा था कि मैच्योरिटी तो हो जाएगी लेकिन कूपन रेट जो है वो जीरो रहेगा। कूपन रेट जीरो है तो इसका मतलब आई हमें नहीं मिलेगा, आई नहीं मिलेगा तो ओनली मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। तो अब हम क्या कहेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी रेज टू द पावर एन, इसको हम सिंगल अमाउंट के साथ ही सिर्फ डिस्काउंट कर लेंगे। या हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, वही टेबल 2 से हम इसकी वैल्यू को चेक कर लेंगे, ठीक है। ये था इस चैप्टर की थ्योरी। अब जो नेक्स्ट हम बेसिकली करेंगे, बॉन्ड्स के रेलिवेंट जनरल कॉन्सेप्ट्स और जो बॉन्ड्स के रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी जो थ्योरी है वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट हम अपने लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू बॉन्ड्स। उसके बाद बॉन्ड्स के को कवर करने के बाद फिर हम नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे, आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक होगा, फिर आफ्टर दैट कॉमन स्टॉक। So just see the lecture, and if you have any query, must discuss in the coming class. Take care, students. Love this.